सरकार में ना रहते हुए भी महाराष्ट्र की सरकार इस व्यक्ति की जेब में रहती थी। उनका खौफ ऐसा था कि राज्य के चीफ मिनिस्टर को भी मुंह छुपाना पड़ता था। उनका रौब ऐसा था कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक कॉल से उन्होंने बचा लिया था। उनका दबदबा ऐसा था कि दोस्त हो या दुश्मन अगर यह सामने होते थे तो किसी की भी आवाज नहीं निकलती थी। ये एक कार्टूनिस्ट थे, जी हाँ, एक मामूली सा आदमी जो कार्टून बनाता था। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि शिवसेना सुप्रीमो श्री बाला साहब ठाकरे थे। एक बार पुणे के अलका थिएटर में रमेश किणी की बॉडी मिली थी और उस वक्त वो थिएटर में इंग्लिश फिल्म ब्रोकन एरो देख रहे थे। इस हादसे को लेकर बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे पर उंगलियां उठ रही थी। वहीं प्रशांत ने अपने कार्टून में टूटे तीर की नोक से टपकता हुआ खून दिखाया था और उसके साथ लिखा था ब्रोकन एरो। यह खलबली मचाने वाला डरावना सिनेमा था। शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी तीर कमान ही था। साफ है कि प्रशांत के कार्टून का हमला सीधे तौर पर शिवसेना पर ही था। इसके बावजूद बाल ठाकरे ने प्रशांत के कार्टून की तारीफ की। ऐसी बेबाकी से अपना जीवन जीने वाले बाल ठाकरे ने 17 नवंबर 2012 को आखिरी सांस ली थी। बाल ठाकरे जी का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वे 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे मुंबई को भारत की राजधानी बनवाना चाहते थे। बाला साहेब ठाकरे ने अपने कैरियर की शुरुआत कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी। 1950 में उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल के मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के साथ भी काम किया था। अपने कार्टून की वजह से बाला साहब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस थे। उनके कार्टून जापान के एक डेली न्यूज़पेपर द असाही शिंबुन और द न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे एडिशन में छपा करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने कार्टूनिस्ट की नौकरी से रिजाइन कर दिया था और इसके बाद उन्होंने अपने भाई श्रीकांत के साथ मिलकर 13 अगस्त 1960 को साप्ताहिक मराठी अखबार मार्मिक निकालना शुरू कर दिया था। 60 के दशक में मुंबई के बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था। वहीं छोटे कारोबार में दक्षिण भारतीयों और मुस्लिमों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी, यानी मुंबई में मराठियों के लिए काफी कम स्कोप था। इसी समय एंट्री होती है बाला साहेब ठाकरे की। बाला साहब ठाकरे इस मुद्दे को भुनाते हैं और मराठी मानुस की बात करते हैं। बाल ठाकरे ने बड़ा फैसला लिया और मराठी अधिकारों की लड़ाई के लिए सियासी दल शिवसेना का गठन किया था। 19 जून 1966 में मुंबई में 18 लोगों ने मिलकर शिवसेना नाम का गठन किया। मुंबई में उस वक्त मराठियों की आबादी लगभग 43% थी, लेकिन बॉलीवुड से लेकर बिजनेस और नौकरियों में उनकी संख्या सबसे कम थी। उधर 14% आबादी वाले गुजरातियों का यहाँ बड़े बिजनेस के क्षेत्र में बोलबाला था और छोटे कारोबार और नौकरियों में 90% की आबादी वाले दक्षिण भारतीयों का दबदबा था। उस समय नौकरियों की काफी कमी चल रही थी और बाल ठाकरे ने 1966 के मैनिफेस्टो में यह दावा किया था कि दक्षिण भारतीय लोग मराठियों की नौकरी छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने वाले स्थानीय लोगों को नौकरियों में तरजीह दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था। बाल ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ अभियान चलाया था। ठाकरे तमिल भाषा का मजाक उड़ाते हुए उन्हें येडू गुंडू कहते थे। वे अपनी पत्रिका मार्मिक के हर अंक में उन दक्षिण भारतीयों के नाम छापा करते थे जो मुंबई में नौकरी कर रहे थे और उनकी वजह से स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। बाल ठाकरे का कहना था कि महाराष्ट्र में वहां के युवाओं के हितों की रक्षा सबसे जरूरी काम है। बाल ठाकरे ने संगठन बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके में स्थानीय दबंग युवा शिवसेना में शामिल होने लगे। एक गॉडफादर की तरह बाल ठाकरे हर झगड़े सुलझाने लगे थे। धीरे धीरे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा था, लेकिन पार्टी को बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। इसके बाद ठाकरे ने मराठी मानुस के साथ कट्टर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी भी अपनाई। 80 और 90 के दशक में शिवसेना को इसका फायदा मिला। साल 1980 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होते हैं और इस चुनाव में शिवसेना ने एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ा था। शिवसेना ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, जिसके बाद जनता पार्टी की हार हुई और सत्ता से बाहर होना पड़ा था। इसके चुनाव के बाद ही महाराष्ट्र को पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री मिला था। बाल ठाकरे के दोस्त अब्दुल रहमान अंतुल्य मुख्यमंत्री बनाए गए और इसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा परिषद में 3 सीटें शिवसेना को दी थी। बाद में मुंबई के विले पार्ले विधानसभा सीट के लिए दिसंबर 1987 में हुए उपचुनाव में पहली बार शिवसेना ने हिंदुत्व का आक्रामक प्रचार किया था। पहली बार गौरव से कहो हम हिंदू हैं यह घोषणा चुनावी अखाड़े में आ गई थी। इस चुनाव में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और नाना पाटेकर ने शिवसेना के उम्मीदवार का प्रचार भी किया था। इस चुनाव में हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने के बाद चुनाव आयोग ने ठाकरे से 6 साल के लिए मतदान का अधिकार छीन लिया था। 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर बाल ठाकरे ने मुसलमानों को एंटी नेशनल बताया था। साथ ही आर्मी फोर्सेस में मुसलमानों के आरक्षण के सोनिया गांधी के प्रस्ताव का विरोध भी किया था। उन्होंने षणमुखानंद हॉल में आयोजित एक समारोह में मुसलमानों को हरा जहर कहा था। बाल ठाकरे के इस भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी के कई सीनियर नेता भी मौजूद थे। बाल ठाकरे हमेशा सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठा करते थे। बताया जाता है कि शिवसेना की मजदूर इकाई भारतीय कामगार सेना ने यह सिंहासन उन्हें गिफ्ट में दिया था। बाला साहब सरकार का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखते थे। 1955 में बाल ठाकरे ने जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो अपने करीबी नेता मनोहर जोशी को सीएम बनाया। इस दौरान बाल ठाकरे ने कहा था कि इस सरकार का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। बाल ठाकरे ने कहा था कि मैं जिस तरह चाहता हूं उस तरह सरकार को चलाऊंगा। कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे के समय महाराष्ट्र की राजनीति में वही होता था जो वह कहते थे।
अगर सत्ता में बैठा व्यक्ति बाल ठाकरे की बात नहीं मानता था तो उनके चाहने वाले इतने लोग थे कि वे अपने तरीके से मनवा लेते थे, इसलिए वे कभी भी सत्ता में खुद नहीं आए। साल 1995 में मुंबई में शिवसेना में भाजपा गठबंधन की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री बने थे मनोहर जोशी। बाला साहब ने अमिताभ से बोला था कि मैं किसी चीज पर दुख प्रकट नहीं करता। मुंबई के दंगों के बाद बाला साहब ठाकरे की हर तरफ चर्चा की गई थी। 1995 में मणिरत्नम ने इस बार बॉम्बे नाम की एक फिल्म बनाई थी। फिल्म में शिवसेना सैनिकों को मुसलमानों को मारते और लूटते हुए दिखाया गया था। इस फिल्म में बाल ठाकरे से मिलता एक कैरेक्टर हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए दिखाई देता है। यह बात बाल ठाकरे को ठीक नहीं लगी और उन्होंने इस फिल्म का विरोध किया था। साथ ही मुंबई में इस फिल्म को रिलीज ना होने देने की बात कही थी। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ और ठाकरे के बीच अच्छी दोस्ती थी। अब फिल्म पर बात करने के लिए अमिताभ ठाकरे के पास जाते हैं। अमिताभ ने उनसे पूछा कि क्या शिव सैनिकों को दंगाइयों के रूप में दिखाना उन्हें बुरा लगा, तो ठाकरे का जवाब था बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो बात बुरी लगी थी वह दंगों के बाद ठाकरे के कैरेक्टर का दुख प्रकट करना था। मैं कभी भी किसी प्रकार का दुख प्रकट नहीं करता। नवंबर 2009 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बाल ठाकरे के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। दरअसल सचिन ने कह दिया था कि मुंबई पर सभी भारतवासियों का बराबर हक है। बाल ठाकरे इस पर भड़क गए थे और सचिन पर निशाना साधते हुए कहा, हमें क्रिकेट के मैदान में आपके चौके छक्के पसंद है, लेकिन आप अपनी जुबान का इस्तेमाल ना करें, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमेशा बड़े भाई बनकर रहे बाला साहब के वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हरदम बड़े भाई की भूमिका में रही। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार हिंदुत्व की छाया तले बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ था। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी थी और 52 पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 104 सीटों पर लड़कर 42 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस वक्त शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने थे। 1995 में बीजेपी शिवसेना से मिलकर चुनाव लड़ी थी। शिवसेना ने 73 तो बीजेपी ने 65 सीटें जीती थी। बाला साहब ठाकरे ने फार्मूला दिया था कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसी का होगा। इसी आधार पर मनोहर जोशी को सीएम बनाया गया था और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे को डिप्टी सीएम। 2004 के चुनाव में शिवसेना को 62 और बीजेपी को 54 सीटें 2004 के चुनाव में शिवसेना को 62 और बीजेपी को 54 सीटें मिली थी। 2009 में दोनों पार्टियों की सीटें कम हुई, लेकिन बीजेपी को पहली बार शिवसेना से ज्यादा सीटें मिली थी। बीजेपी ने इस दौरान 46 सीटें और शिवसेना ने 45 सीटें जीती। 2014 के चुनाव में 1989 के बाद पहली बार दोनों पार्टियों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। बाला साहब ठाकरे भी अब नहीं थे। सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी शिवसेना को बीजेपी से आधी सीटें भी नहीं मिली। बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत हासिल की और शिवसेना ने केवल 63 सीटों पर ही जीत हासिल की। हालांकि बाद में शिवसेना बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल हो गई थी।